हेलो स्टूडेंट्स, आज काम कर रहे हैं IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2022 के पेपर के ऊपर। आज मैं सिर्फ आपके सामने पेपर लेकर आया हूँ। सेक्शन बी कैसा है देख लेते हैं एक झलक। ओके, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करना था इस साल। ओके, फर्स्ट था कंसिडर 2 वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में से नॉर्मल मॉडल में दिया गया था अल्फा एंड बीटा 2 पैरामीटर के ऊपर। एक्जामिन द पैरामीटर अल्फा एंड बीटा इन द OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के ऊपर ये क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादा सिर्फ इट्स अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ देना है एंड लिटिल बिट ऑफ डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन। कन्वेंशनल अप्रोच ही ले सकते हैं जो मैंने क्लास में दिखाया है। बहुत जल्दी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर, फिर उसी के साथ ही आता है। सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द टेस्टिंग प्रोसीड्यूर ऑफ बीटा एंड एस्टिमेट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा, सेम थिंग। ओके, so these two, after these two conventional question, define the indirect utility function। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा काम करना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा पेचीदा रहता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द बाय अदर थिंग्स विच यू कैन परचेज। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कितना यूटिलिटी, इफ यू फिक्स अप यूटिलिटी फर्स्ट एंड ऑन दैट बेसिस यू फिक्स अप योर परचेजेस। ओके, सो दैट इज द काइंड ऑफ अ थिंग विच दे हैव आस्क्ड ओवर हियर एंड देन आस्क्ड टू वर्क अकॉर्डिंगली। So it is a maximizing utility subject to budget constraint, but here you are maximizing the budget constraint subject to the utility structure. That's why the indirect one is here. Define indirect utility function from the direct utility function. So derivational approach यहाँ पर में safe रहेंगे अगर mathematical approach लिया है तो। So try to give it only mathematical approach to this. इसमें मार्क्स डिविजन कुछ ऐसे रहे होंगे 1+5 या फिर 2+4। Okay. कंसिडर द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ पर देखिए वे इक्वल टू m स्क्वायर तो और प्राइस इनकम नोटेशन एज यूजुअल मीनिंग्स। डिमांड फंक्शन हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव करके इसको पूरा निकाल सकते हैं। वेयर वी कैन डू इट द बजट फंक्शन एज P1 x1 एंड P2 x2 लेस देन इक्वल टू m। इसी के हिसाब से मैक्सिमाइजिंग दिस सब्जेक्ट टू दिस। ओके, आई विल डू इट इन द main frame. Next, consider the utility function and the budget constraint, notations of their usual meaning. Define the expenditure function. Okay, so expenditure function यहाँ पर में directly आएगा। Okay, the subject to budget constraint के हिसाब से I will do that as well. Okay, and यहाँ पर में Lagrangian का इस्तेमाल होगा। Lagrangian will be used. So this is done by my student here. Okay. And obviously second order check करना ही है। Second order condition needs to be checked. ये पार्ट हो गया। Show the monopolist produces output in the elastic range of the demand curve। इसमें ये डायग्राम बहुत ही हैंडी रहेगा अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये आपका हो गया वन लाइन, डी, दिस इज द MC लाइन। और यहाँ पर में 3 रेंजेस रहेंगे। ये अगर मिड पॉइंट के हिसाब से मैं ले लेता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 1, ये एक पोर्शन और ये एक दूसरा पोर्शन। दिस इज इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 एंड फॉर इन दिस जोन द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, तो वो यहाँ पर से अगर MC जाता है, ऐसे 3 डायग्राम देके आप शो कर सकते हैं। यहाँ से जाता है तो यहाँ से जाता है तो किस तरीके से ये बिहेव करेगा। सो दिस इज द कंपैरिजन बेस्ड, इट्स अ टोटली डायग्राम बेस्ड स्ट्रक्चर। दिस इज Q एंड दिस इज एवरेज रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट यू आर मेजरिंग। ठीक है, तो ये भी एक कन्वेंशनल था। डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ रेस्पेक्टिवली आर गिवन। ये डिमांड है, टोटल कॉस्ट है। सो दैट द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द इलास्टिक रेंज ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर में आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। टोटल रेवेन्यू पहले निकालना है PQ दैट इज 132x माइनस 8x स्क्वायर। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जो है 3x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 69। ओके,
फिर मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर आपको जाना है, वाज इज 132 माइनस 16x एंड MR इक्वल टू MC, ये दोनों को करना है. यहाँ से एक इक्वेशन आएगा दैट यू नीड टू पुट. आई विल डू दैट ऑल इन द मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो. सो लेट मी जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू. कैलकुलेट द एफिशिएंसी लॉस ऑफ द मोनोपोली. एफिशिएंसी लॉस यहाँ पर आप लर्नर इंडेक्स से कर सकते हैं, P माइनस MC इन नॉर्मल वे एंड इन दिस केस ओके, और उस कैलकुलेशन को दिखा सकते हैं. तो ये थोड़ा सा ये था. यहाँ पर देखिए पहले में 4 मार्क्स तो डायरेक्टली 8 मार्क्स का था. फिर बी में 2 पार्ट है, 4 और 6. सो दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग जोन. अगर आप लोगों ने ये किया है तो जिन लोगों ने किया दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन द सेक्शन बी. सेक्शन बी में ये काफ़ी स्कोरिंग लगा मुझे, और ये भी काफ़ी स्कोरिंग जोन में आता है, 2 और 3. ठीक है, और 5 में चलते हैं. ये है लीनियर रिग्रेशन, स्टैट्स का और इकोनोमेट्रिक्स का मिक्सचर के ऊपर आया है. दिस क्वेश्चन आई हैव डन इट इन द क्लास, यू हैव इट इन द वीडियोस, ऑल्दो फॉर यू गाइस आई विल अगेन डू इट. कंसिडर द फॉलोइंग डेटा. ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है. एस्टिमेशन सो जस्ट फॉर्मूला पुटिंग and directly finding, no need to put the give explanations for that, this and how to test the beta. So यहाँ पर मैं sample कितने का है, n equal to 5, so n less than 30, so t test यहाँ पर will be applicable. So this part is also done. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. Consider an economy consisting of 2 consumers, 2 cross 1 cross 1, 1 ordinary good, 1 public good, 1 primary factor, so that the Pareto optimality conditions are not valid for the public good. यहाँ पर मैं first explanation what is this Pareto optimality condition is, no one can be made better off without making anyone worse off. तो इसी पैटर्न के हिसाब से इट्स अ केस स्पेसिफिक मॉडल आपको दिखाना है. डायग्राम का ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू कैन मैनेज टू डू इट then it is best. Remember that इसमें ये जो बॉक्स डायग्राम मैंने सिखाया था that will play a very important role. So this type of a diagram, so A is axis, B is axis in that way. So इसी के ऊपर देना, लास्ट में interpretation, economic interpretation will become very handy. But this part is not that much scoring, ना ही जाए तो अच्छा है. Okay, always go for the spirit part as I say. इसमें सेक्शन B तक ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन C के बारे में लेके आऊँगा. फिर इसी तरीके से पेपर 2, 3, 4 भी लाएंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स. ओके, so economic stability, weakly stable, strongly stable is SOURAV. Okay, so this is one, and explain the stability conditions of a single market with Wallersian and Marshallian process. इसमें डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो होप आप लोगों ने दिया भी होगा. और इसके बाद जो मेरा सोल्यूशन वीडियो आएगा उसमें मैं इन दोनों का डायग्राम भी दे दूंगा. नेक्स्ट इज कंसीडर द प्रोडक्शन फंक्शन x equal to this when notations have their usual meanings. How would you restrict the values of alpha and beta so that there occurs constant returns to scale and decreasing returns to scale? So value wise alpha and beta parametric value changes, जैसे मान लीजिए alpha plus beta is greater than 1 में CRS and IRS equal to 1 में CRS and less than 1 DRS. So that pattern will be followed over here. सिर्फ mathematical explanation से आएगा. Consider the production function as cost function of a competitive firm respectively. ये दिया हुआ है. Consider the notation up there. तो यहाँ से आपको supply function of the competitive firm को निकालना है. तो यहाँ भी लाग्रांजियन का फॉर्मेशन होगा. मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टेंट. दिस विल प्ले एज द कॉन्स्टेंट यूजिंग लाग्रांज. ये 10 मार्क्स का था. दिस इज ऑल्सो अ स्कोरिंग पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के ऊपर काम